रीबर्थ ऑफ माय डेमन प्रोफेसर, एपिसोड 23। धनुष की इतनी सारी तारीफों को सुनकर वह आदमी अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ, अगर इतना ही ज्यादा प्यार है तो उसे ले लीजिए बेटे के तौर पर। मुझे लगता है कि इससे आप कोई प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। मैं किसी लॉयर से कहकर आपके पेपर्स बनवाने के लिए कह दूंगा। देखा जाए तो वह खुद भी एक लॉयर है जिसने बहुत सारे खेल खेले हैं, और एक ऐसे खेल में वह शामिल हो गया है। उसके बाद आपको तो पता ही है आपके हाथों में कुछ रहने ही नहीं वाला है। कहते हुए वह हंसने लगता है। वही उसकी बातों को सुनकर वह आदमी गुस्से भरी आवाज में, याद रखना तुम जो कर रहे हो ना, इससे पछतावा तुम्हें होगा। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वह तुम्हें भी करने के बारे में सोचेगा नहीं। पहले रास्ते क्लियर करो। मैंने तुम्हें कहा था कि प्रधान की दुश्मन एक और ज्यादा बढ़ाओ, तुमने तो प्रधान को हवाओं में छोड़ दिया। वह आदमी अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने पापा की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, अगर इतना ही ज्यादा दुश्मनी के बीच आपको पीसना है तो आप शामिल हो सकते हैं। इतना कहकर वह गुस्से में चला जाता है। और वही उसकी बातों को सुनकर दादाजी अपने आप से ही, ये लड़का कभी नहीं समझ सकता है। इस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया। बातें मानना तो दूर की बात है, इसे समझ नहीं आ रहा है कि कितनी ज्यादा मुश्किल है। कहते कहते वह गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा होकर वहां से चला जाता है। धनुष खाना टेबल पर रख रहा होता है। तभी दानिया वहां आ जाती है। उसकी चाल में एक बेचैनी है, और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा है। वो धनुष को देखती है, लेकिन उसकी नजर में गुस्से के साथ कुछ और भी है, बेचैनी, चिंता और हल्की सी उम्मीद। दानिया गुस्से में टेबल की ओर इशारा करते हुए, ये सब क्या है धनुष? अब जब अम्मी और अप्पा आने वाले हैं, तुमने अभी तक उन्हें हमारी शादी के बारे में नहीं बताया। क्या तुम चाहते हो कि सब कुछ उलझ जाए? धनुष उसकी बात सुनकर शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी शरारत है। वह टेबल पर खाना सेट करते हुए दानिया की ओर देखता है, फिर मुस्कुराता है। धनुष हल्के से हंसते हुए, पहले खाना खा लो, फिर आराम से बात करते हैं। दानिया अब और गुस्से में, खाना? तुम्हें लगता है मैं अभी खाना खा सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी बड़ी बात को कैसे हल्के में ले सकते हो। अम्मी और अप्पा को बताना था कि हमने शादी कर ली है, और तुम अब भी आराम से खाना बना रहे हो। धनुष एक पल के लिए रुकता है, फिर धीरे से दानिया के पास आता है, और उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए उसकी कुर्सी खींचता है। धनुष नरमी से उसे बैठाते हुए, पहले बैठो, तुम परेशान हो और तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है। गुस्सा करना बाद में, पहले थोड़ा आराम करो। दानिया उसे नाराजगी भरी नजरों से देखती है, लेकिन धनुष का शांत रवैया उसे थोड़ा शांत कर देता है। वो बैठ तो जाती है, लेकिन गुस्सा उसके चेहरे से गायब नहीं होता। दानिया बड़बड़ाते हुए, प्लेट में खाना लेते हुए, तुम समझ नहीं रहे हो धनुष, ये मजाक नहीं है। अगर अम्मी अप्पा को बिना बताए वो यहाँ आए, तो क्या होगा? धनुष मुस्कुराते हुए उसकी प्लेट में खाना परोसते हुए, समझ रहा हूँ दानिया, पर हर चीज का एक सही वक्त होता है, और अभी वक्त है हमारे बीच थोड़ा सुकून का। पहले खाना खा लो, फिर मिलकर बात करेंगे। दानिया उसे घूरते हुए एक निवाला लेती है। धनुष उसके पास आकर बैठता है, उसकी नजरों में प्यार और धैर्य है। दानिया हल्की नाराजगी से, तुम्हें कैसे इतना सुकून मिल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। धनुष उसकी ओर थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखता है, उसकी उंगलियों से दानिया का हाथ थाम लेता है। उसकी आवाज में एक गहरी नरमी है। धनुष धीमी आवाज में, क्योंकि मुझे पता है कि हम साथ हैं, और हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हारे अम्मी और अप्पा भी हमारी खुशी को समझेंगे जब उन्हें वक्त आएगा। दानिया उसकी आंखों में देखती है, उसके गुस्से में अब भी हल्की सी चिंगारी बची है, लेकिन वह धनुष के प्यार भरे स्पर्श से खुद को थोड़ा शांत होते हुए महसूस करती है। दानिया हल्की बेचैनी से, तुम्हें इतनी जल्दी हर बात हल्की कैसे लगने लगती है, जैसे कुछ भी मुश्किल नहीं है। धनुष मुस्कुराते हुए, उसका हाथ सहलाते हुए, क्योंकि जब तुम मेरे साथ हो, कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। दानिया एक पल के लिए चुप हो जाती है, उसके दिल में धनुष के लिए प्यार उमड़ने लगता है, लेकिन वो अब भी अपनी चिंता को पूरी तरह से भूल नहीं पाती। दानिया धीरे से, लेकिन क्या होगा अगर वो नहीं माने? धनुष उसके करीब झुकते हुए, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए, तब भी हम साथ होंगे, और जो भी होगा हम मिलकर फेस करेंगे।
धनुष उसके गालों को हल्के से सहलाता है और दानिया उसकी नजदीकी से हल्की सी कांप जाती है। दोनों के बीच का फासला अब और भी कम हो जाता है। दानिया उसकी नजरों में देखती है और उसकी चिंता धीरे धीरे गायब होने लगती है। दानिया धीमी आवाज में उसकी नजरों से हटते हुए, तुम हमेशा मुझे कैसे मना लेते हो? धनुष उसके होठों के करीब आते हुए फुसफुसाते हुए, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई और समझ ही नहीं सकता। दोनों के बीच का फासला अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उनकी सांसें एक दूसरे से मिल जाती है। दानिया का गुस्सा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और लगाव था। धनुष धीरे से उसके होठों को छूता है और उस पल में दोनों के बीच की हर परेशानी मानो गायब हो जाती है। खाने की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी, लेकिन अब दानिया को उसकी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ उस पल में धनुष के साथ थी, उसकी बाहों में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही थी। दानिया की सांसें थोड़ी भारी हो जाती हैं, लेकिन उसकी नाराजगी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो धनुष की बाहों में खुद को पूरी तरह से खो चुकी थी। दोनों के बीच का वह पल उनकी सारी चिंताओं को भूलने वाला था। लेकिन तभी दानिया अचानक पीछे हटती है। उसकी आंखों में फिर से वही बेचैनी झलकने लगती है। दानिया धीरे से पर अब भी उलझी हुई, नहीं नहीं धनुष, ये सब अभी नहीं हो सकता। हमें बातें करनी है। अम्मी और अप्पा को सच बताना ही पड़ेगा। तुम यूं ही मुझे नहीं मना सकते हर बार। धनुष उसे हल्के से पकड़ता है और उसकी तरफ गंभीरता से देखता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सुकून और धैर्य है। धनुष सॉफ्ट टोन में लेकिन दृढ़ता से, मैंने कब कहा कि बातें नहीं होंगी दानिया, पर मैं चाहता हूं कि हम बिना गुस्से और घबराहट के सब संभालें। अम्मी और अप्पा से सच छुपाना सही नहीं है, पर उनका रिएक्शन सोचकर खुद को बर्बाद करना भी ठीक नहीं है। दानिया उसकी बात पर एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। वो जानती थी कि धनुष सही कह रहा था, पर फिर भी उसका दिल उसकी परेशानियों को छोड़ नहीं पा रहा था। दानिया थोड़ी चिढ़ते हुए, तुम्हें नहीं पता, तुमने कभी अम्मी और अप्पा को नाराज होते नहीं देखा। वो कभी हमारे रिश्ते को समझेंगे भी या नहीं, मुझे नहीं पता। धनुष उसकी उंगलियों को हल्के से दबाता है और फिर उसकी ओर थोड़ा झुककर उसकी आंखों में गहराई से देखता है। धनुष धीरे से लेकिन प्यार से, मैं जानता हूं कि तुम डरी हुई हो, पर याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। और जितना डर तुम अपने मन में रखोगी, चीजें उतनी ही मुश्किल लगेंगी। हम मिलकर सबको मना लेंगे। दानिया उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे खुद को शांत होने देती है। उसकी सांसें अब थोड़ी सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अब भी थोड़ी घबराहट बची थी। दानिया हल्की मुस्कान के साथ, तुम हमेशा मुझे यूं ही मना लेते हो, पर पता नहीं कैसे। धनुष शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर झुकते हुए, तारांकन, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा गुस्सा जितना बाहर दिखता है, अंदर तुम उतनी ही सॉफ्ट हो, और वो सॉफ्ट दानिया मुझे कभी भी मना नहीं कर पाती। दानिया उसकी इस बात पर हल्का सा हंस पड़ती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्की चिंता झलक रही थी। धनुष इसे महसूस करता है और वह अपने हाथों से धीरे से दानिया के गालों को सहलाने लगता है। धनुष गंभीरता से, देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम ये सब ठीक से संभालेंगे। और जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। दानिया एक पल के लिए चुप हो जाती है। वो धनुष की बातों से हमेशा की तरह शांत महसूस कर रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी वो हल्का सा डर बैठा था, पर उसकी आंखों में अब भरोसा झलकने लगा था। दानिया धीरे से, ठीक है, लेकिन वादा करो, तुम मेरे साथ खड़े रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। धनुष मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमते हुए, हमेशा। दानिया के दिल में अब थोड़ी राहत महसूस होती है और वो धनुष की बाहों में खुद को फिर से समेट लेती है। दोनों के बीच का ये पल न सिर्फ उनके रिश्ते की मजबूती दिखा रहा था, बल्कि उनकी आपसी समझ और प्यार को भी गहराई से जाहिर कर रहा था। धनुष उसकी कमर के पास अपना हाथ ले जाता है, उसे अपनी तरफ और करीब खींचते हुए। उनकी नजदीकी में एक रोमांटिक खिंचाव था, जिसमें नफरत या गुस्से की कोई जगह नहीं बची थी, सिर्फ प्यार और अपनापन था। धनुष उसके कानों में फुसफुसाते हुए, अब खाना खाओ, दानिया। भूख में तुम्हारा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दानिया उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराती है और अपना सिर धनुष के कंधे पर रख देती है। दानिया धीरे से, तुम सही कह रहे हो, मुझे भूख तो बहुत लगी है। धनुष हंसता है और फिर प्यार से उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन देता है, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
दोनों अब उस पल में पूरी तरह से एक दूसरे के साथ थे और भविष्य की हर मुश्किल का सामना साथ करने को तैयार थे। धनुष उसकी कमर के पास अपना हाथ ले जाता है, उसे अपनी तरफ और करीब खींचते हुए। उनकी नजदीकी में एक रोमांटिक खिंचाव था, जिसमें नफरत या गुस्से की कोई जगह नहीं बची थी, सिर्फ प्यार और अपनापन था। धनुष उसके कानों में फुसफुसाते हुए, अब खाना खाओ, दानिया। भूख में तुम्हारा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दानिया उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराती है और अपना सिर धनुष के कंधे पर रख देती है। दानिया धीरे से, तुम सही कह रहे हो, मुझे भूख तो बहुत लगी है। धनुष हंसता है और फिर प्यार से उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन देता है, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों अब उस पल में पूरी तरह से एक दूसरे के साथ थे और भविष्य की हर मुश्किल का सामना साथ करने को तैयार थे। दानिया देखकर पूरी तरह से शर्माने लगते हैं। वह बिना कुछ बोले अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। खाना तो उसने लगभग जैसे तैसे तो खा लिया है, पर उसकी बातों से वह पूरी तरह से शर्मा चुकी थी। धनुष से जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। उसके होठों पर एक अजीब से मुस्कुराहट थी। फिर अपनी जगह पर खड़ा होकर खुद भी वहां से बर्तनों वॉश करने लगता है। वह पूरी तरह से हस्बैंड मटेरियल बन चुका था। सारे काम वह करने लगा था बिना रुके, और हमारी दानिया बड़े आराम से ये सब एंजॉय कर रही थी। ये ट्रीटमेंट है उसे बहुत ज्यादा आराम दे रही थी। दानिया फ्रेश हो चुकी थी। वो फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट नहीं जैसे ही जाती है, वैसे ही धनुष अंदर आ जाता है। वो अंदर जाकर वॉशरूम की तरह बढ़ने लगता है। वही उसे वॉशरूम की तरह जाते हुए देखकर वो परेशान होते हुए, तुम वॉशरूम में कहां पर जा रहे हो? पागल मत बनो, यहां पर ही तुम्हें रहना क्या प्लान बना रखा है? क्या अपने अपार्टमेंट में जाओ ना, वहां पर तुम्हारा अपार्टमेंट है, और वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठकर मां को लेने के लिए भी जाना है। धनुष बेफिक्री के साथ अपने शर्ट को निकालकर उसे उसके तरफ देखते हुए, तो हम दोनों जाने वाले हैं ना, परेशान क्यों हो रही है? और मैं कहाँ जाऊं? मेरी बीवी अगर यहाँ पर है तो मैं उसे छोड़कर कहीं और तो जा नहीं सकता। अगर तुमने ज्यादा बोला ना, तो तुम्हें पता ही है हमारी नाइट कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है। मन तो कर रहा है तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊं। तुमने जो कपड़े पहना है, पता है वो कितने ज्यादा मुझे एक्साइट करने लगे हैं। बात पूरी करके वो उसकी गोरी लंबी टांगों को देखा है, और वही ये देख दानिया चेहरा शर्म से लाल लाल होने लगता है। वो अपने नजरें यहाँ वहां घूमने लगती है। उसका चेहरा हल्का हल्का पसीने में भरने लगा था, और वही उसके रिएक्शन को देखकर वो मुस्कुराने लगता है कि मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा है। फिर अपने दोनों हाथ जब में डालकर वो वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर वो जब बाहर आता है तो उसकी नज़र दानिया तरफ चली जाती है। वो उसके पास आकर उसके कमर पर अपना हाथ रख देता है और उसे लेट आकर बिस्तर पर खुद उसके ऊपर आ जाता है, और साथ में उसके दोनों हाथों को कस के अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिससे वह घबराने लगते हैं। परेशानी भरी नजरों के साथ उसे देखने लगती है। जो अपने होठों पर मुस्कुराहट नहीं है उसे देख रहा था, उसने उसके दोनों हाथों को भी पकड़ लिए थे, और वो बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। ये देखकर वो घबराने लगते हैं, और घबराने वाली आवाज में, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। कल जाना भी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली मेरी आंखें देखकर मुझे सवाल करे और जिनका जवाब मैं नहीं दे पाऊं। तुम तो ठहरे बेशर्म, और मेरे अंदर इतनी शर्म है कि मैं बात नहीं सकती, तो बेहतर यही है मुझे 2 कदम की दूरी पर रहना। अपनी बात पूरी करके वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगते हैं, और वही उसके ही सबसे धनुष को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो बस उसके नजदीक जाने लगता है, उसके नजदीक आकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, और वैसे ही अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़कर अपनी धीमी आवाज में, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है? अगर ऐसा है तो ये बेवकूफ है, छोटा खरगोश की मुझे आ जाते तुम हो नहीं पाओगे, और ना ही मैं तुम्हें खुद से कभी दूर होने दूंगा। सोचना बेकार है, जब तक मैं हूं तब तक कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर वो उसके होठों को अपने होठों में भर देता है और उसे बेहद पैशनेट होकर किस करने लगता है, और वैसे ही उसका गंदे पर अपने होठों को रख देता है। धीरे धीरे वो उसके कपड़ों को निकालकर अपने सर को उसके पैरों के बीच रख देता है, जिससे दानिया आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके मुंह से आवाज निकलने लगती है। वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। तभी धनुष उसे छोड़ देता है, और वह भी अपनी ट्राउजर को निकालकर उसके ऊपर आ जाता है,
उसे कपड़े निकालने के बाद आप उसने अपने होठों को उसके गर्दन पर रख दिया था। वो वैसे ही उसके आंखों में देखा है, जहां उसे बस हाँ का इशारा मिलता है, जिसे देखकर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। दानिया पूरी तरह से शर्म से लाल लाल हो चुकी थी, पर अब तो शादी भी हो गई थी और ना का कोई भी ऑप्शन था नहीं उसके पास, और वह जानती थी उसका पति है, मानने वाला कहाँ है। यही सोच सोच कर वो उसे वो सब करने देती है। धनुष ने उसके पैरों को वैसे ही अलग कर दिया था, खुद को एडजस्ट करता है, जिससे दानिया चेहरा और भी ज्यादा लाल लाल होने लगा था। वो उसे देती है, जो मुस्कुराने लगता है, और उसकी मुस्कुराहट को देखकर वो अपने लाल हुए चेहरे को दूसरी तरफ कर देती है। वो बिल्कुल भी उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी, आखिर वह है तो बेशर्म, ये सोचकर उसे गुस्सा आने लगता है। वैसे ही पैशनेट हो रहा था। करीब 1 घंटे के बाद दानिया वो रुकने वाला नहीं है, तो वो उसके कंधे पर हाथ मारते हुए, क्या कर रहे हो, आपकी जान लोगे, मेरी दर्द हो रहा है और मेरी कमर, तुमने बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम्हारे अंदर तो जानवर आ जाता है, इतनी ज्यादा पूरे बन जाते हो क्या आप, मुझे ना सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है, सांस तो लेने का मौका दो, पूरे कमर दर्द कर दिया, और तुम ना मुझसे अलग हो जाओ, वैसे भी मुझे कल जाना है, तुम्हारी वजह से मैं अपने फैमिली के सामने लंगड़ाते लगाते हुए जाओ, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। कहते कहते वो गुस्से में उसे देखने लगती है, और वही उसके चेहरे को देखकर धनुष मुस्कुराते हुए, परेशान मत हो, कल तक ये ठीक होगा, बस और 20 मिनट, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकता, मुझे खुद को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। कहते हुए वो बड़ी ही मासूमियत भरी शक्ल बनने लगता है, और वही उसके ऐसे चेहरे को देखकर वो गुस्से भरी आवाज में, तुम ना जानवर ही हो और जानवर ही रहूंगी, मेरी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है मिस्टर राजवंशी, मेरी कमर हद से ज्यादा दर्द कर रही है, थोड़ा तो कंट्रोल कर लिए, मेरी उम्र ही क्या है, और इस उम्र में आप ऐसी हरकतें करेंगे तो क्या होगा मुझे बच्ची के साथ। धनुष ये सुनकर उसके सीने पर अपने हाथों को रखकर, क्या सच में ये बच्ची है, जहां तक मैं छू रहा हूं, वह तो मुझे तभी से भी बच्ची नहीं नजर आ रही है, बल्कि एक जवान लड़की है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है, मुझे पागल कर रही है खुद को और ज्यादा महसूस करवाने में, और क्या सच में तुम्हें महसूस कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर मैं हूं, क्या फील हो रहा है, मुझे बताओ छोटे खरगोश, मुझे पता चले कि तुम कितनी अच्छी तरह से मुझे महसूस करती हो। दानिया आंखों में देखती है जो बेशर्म की तरह उसे ये सब कह रहा था, वो ये देखकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर देती है, उसका चेहरा लाल लाल हो रहा था, और वही उसके लाल हुए चेहरे को देखकर धनुष के होठों पर और भी ज्यादा बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है, बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से मुस्कुराए जा रहा था, और साथ ही उसके कमर को सहलाए जा रहा था, वो तो ये सब जानबूझकर कर रहा था। रात के पर 20 मिनट जो धनुष ने कहा था, वो कहते हुए पूरे 2 घंटे वो उसके साथ रहता है। इंटीमेट के बाद वो उसे अपने से दूर करता है। पूरा बिस्तर खराब हो चुका था, पसीना पसीना होने लगा था, बिखरे हुए कपड़े थे, जो बता रहे थे कि धनुष कितना ज्यादा हंग्री बीस्ट बन गया था। वो उसे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, बाथरूम में लाकर उसे अच्छे से फ्रेश करवाने लगता है, उसकी बॉडी को क्लीन करके वो उसकी बॉडी पर मलहम को अप्लाई करता है, और अपना ही टी शर्ट उसे पहनकर उसके माथे पर अपने होठों को रखकर वो खुद फ्रेश होने चला जाता है। सिर्फ एक टॉवल में वो बाहर आता है, कुछ सोचकर वह अपने मोबाइल को लेकर चला जाता है बालकनी में, जहां पर आने के बाद वह अपने मोबाइल को देखा है तो वहां पर बहुत सारे काली कॉल आए हुए थे, जिन्हें देखकर वो अपनी आंखों को बंद करता है और अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए कॉल लगता है। सामने से काली शांत आवाज में, अपने जैसे कहा था वैसे ही उसे कुछ पता नहीं चल रहा है, और जहां तक नैनीताल से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उसे वह आदमी लेकर गए थे, और वह आदमी किसी जुए में उसने पैसे हारे थे, जिसकी वजह से उन आदमी होने उसे पकड़ कर ले गए थे, और उन लोगों को धमकी दी थी कि वह से करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे वहां पर उसे बचाने के लिए, पर यह धमकी सुनकर और उनके हाथों में रिवाल्वर देखकर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसके लिए आवाज उठाए या उसकी मदद करे। वैसे भी उसकी नज़र ही बहुत ज्यादा गंदी थी लड़कियों के मामले में, वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान था। वहां के औरतों और बेटियां परेशान हो गई थी, पर पैसे होने की वजह से कोई कुछ कहता नहीं था। सुन तो बहुत सारे बिजनेस करता है, अब क्या करता है यह उन लोगों को पता नहीं, पर हाँ उसके घर हर रात 12 से 3 बजे तक 2 आदमी आकर बैठते थे, और वो कौन थे कुछ पता नहीं किसी को, जिन्हें देखकर वो अपनी आंखों को बंद करता है और अपना सर हिलाकर कुछ सोचते हुए कॉल लगता है। सामने से काली शांत आवाज में, अपने जैसे कहा था वैसे ही उसे कुछ पता नहीं चल रहा है।
और जहां तक नैनीताल से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसे वह आदमी लेकर गए थे। और वह आदमी किसी जुए में उसने पैसे हारे थे, जिसकी वजह से उन आदमी होने उसे पकड़ कर ले गए थे और उन लोगों को धमकी दी थी कि वह से करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे वहां पर उसे बचाने के लिए। पर यह धमकी सुनकर और उनके हाथों में रिवाल्वर देखकर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसके लिए आवाज उठाए या उसकी मदद करे। वैसे भी उसकी नज़र ही बहुत ज्यादा गंदी थी लड़कियों के मामले में, वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान था। वहां के औरतों और बेटियां परेशान हो गई थी, पर पैसे होने की वजह से कोई कुछ कहता नहीं था। सुन तो बहुत सारे बिजनेस करता है, अब क्या करता है यह उन लोगों को पता नहीं। पर हाँ, उसके घर हर रात 12 से 3 बजे तक 2 आदमी आकर बैठते थे और वो कौन थे कुछ पता नहीं किसी को। हर एक इंफॉर्मेशन देने के बाद वो खामोश हो जाता है। वही उसकी इतनी सारी बातों को धनुष अपने होठों पर सिगरेट को रख देता है, सिगरेट को रखकर अपनी ठंडी आवाज में। इसका मतलब साफ है कि सारी चीज एक दूसरे से मिलती जुलती है, हर कोई एक से कनेक्शन रखता है। वह गायब हो गया है या उसे गायब करवा दिया गया है, नहीं तो वह खुद ही यह प्लान बना रहा है। चांसेस बहुत है कि वह अपनी ही दिमाग से खेले। कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है जो किसी के हाथ में आकर किसी की मुट्ठियों में भर जाए। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा अजीब सा ठंडापन था, जिसे सुनकर काली परेशान होने लगता है। वो कुछ सोचते हुए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे ये सब हमारे हाथ में आ जाए? धनुष सिगरेट को अपने होठों पर रखकर, ये तो अब वही देखेगा जो गया है, क्योंकि उसका तो पहला शिकार है। वो उसकी ही साथ तो उसकी गहरी दुश्मनी है। वो अगर मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। 2 दिन के लिए तो मौसम अच्छा है, पर जो राजवंशी पैलेस में हुआ है उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है। उसकी भी खबर निकालो, वो 2 लाशें किसकी है पता लगाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई भी अपना कदम बिना परमिशन के लिए मेरी दुनिया में आने के लिए मेरी इजाजत ली जाती है। बिना इजाजत मेरे रास्ते में आने की सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है और वहां से सिगरेट को बालकनी के नीचे फेंक देता है और चला जाता है कमरे के अंदर, जहां पर दानिया गहरी नींद में सो रही थी। थकान की वजह से उसे नींद भी बहुत आई थी। उसके पास जाकर सो जाता है धनुष, वह भी उसे बाहों में भरकर। रुद्रांशी रेस्टोरेंट के कोने में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो किसी भी हाल में खुश नहीं थी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा झलक रहा था, लेकिन फिर भी वह मजबूरी में उस सामने बैठे रौनक की बातें सुन रही थी। रौनक मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से भरे स्वर में, तुम्हें पता है रुद्रांशी, मेरी फैमिली को लोग बहुत इज्जत देते हैं। पापा का बिजनेस पूरे शहर में सबसे बड़ा है और मुझसे मिलने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। सच कहूं तो मुझे हर चीज में बस सफलता ही मिली है। रुद्रांशी चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा हर एक शब्द के साथ बढ़ता जा रहा था। रौनक की खुद की तारीफें और घमंड भरी बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि वह एक फैमिली फ्रेंड का बेटा था और उसे उससे बदतमीजी नहीं करनी थी। रौनक अपनी बात जारी रखते हुए, मैंने अभी हाल ही में एक और प्रोजेक्ट साइन किया है और यकीन मानो ये बहुत बड़ा होने वाला है। फैमिली में हर कोई मुझ पर गर्व करता है। रुद्रांशी अब अपने गुस्से को मुश्किल से रोक रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे टेबल पर गुस्से से थरथराने लगी। तभी जैसे ही उसकी हद पार होने लगी, सामने से कुणाल रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। उसकी नज़र तुरंत रुद्रांशी पर पड़ती है और वो उसके चेहरे से ही समझ जाता है कि वो कितनी परेशान है। कुणाल बिना किसी संकोच के सीधा रुद्रांशी और रौनक की टेबल की ओर बढ़ता है। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास और शरारत है। रुद्रांशी उसे देखकर थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन उसकी नजरों में अब भी हल्का सा गुस्सा है। कुणाल शरारत भरी मुस्कान के साथ रुद्रांशी के पास आकर, अरे मेरी जान, तुम यहाँ हो और मुझे बताया तक नहीं? रौनक चौंक कर कुणाल की ओर देखता है। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। रुद्रांशी अचानक से मुस्कुरा देती है, जैसे वो कुणाल का ये ड्रामा देखकर पूरी तरह से खुश हो गई हो। रौनक हैरानी से, तुम कौन हो? कुणाल मुस्कुराते हुए, लेकिन नजरें रौनक पर टिकाए हुए। ओह मुझे माफ करना, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं कुणाल हूँ, रुद्रांशी का बहुत करीबी। रौनक अब भी पूरी तरह से कुणाल की ओर शक की निगाहों से देख रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि कुणाल यहाँ रुद्रांशी की वजह से आया है और उसके इस घुसपैठ से उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। रौनक थोड़ी नाराजगी से, तो तुम दोनों साथ हो? कुणाल रौनक की तरफ देखकर मुस्कुराता है
और फिर रुद्रांशी के कंधे पर हाथ रखता है। कुणाल आंखों में शरारत के साथ, साथ क्या, हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। रुद्रांशी हमेशा कहती है कि उसे सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। रुद्रांशी उसकी बात पर हल्का सा हंसती है। उसकी हंसी में एक शरारत और राहत दोनों होती है। रौनक अब बिल्कुल गुस्से में नजर आने लगा था। रौनक गुस्से में, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए, देखो, मैं यहाँ रुद्रांशी से मिलने आया था। हम दोनों की फैमिली एक दूसरे को अच्छी तरह जानती है। ये कोई मजाक नहीं है। कुणाल उसकी बात काटते हुए उसकी तरफ झुकते हुए, अरे मजाक कौन कर रहा है? मैं तो बस यहाँ आया था उसे थोड़ा खुश करने, क्योंकि तुम्हारी बातें तो उसे खुश कर नहीं रही थी। रौनक का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। रौनक गंभीरता से, मैं उसके लिए सही लड़का हूँ, मेरी फैमिली, मेरी पोजीशन। कुणाल तंज भरी हंसी के साथ उसे बीच में रोकते हुए, तेरी फैमिली और तेरी पोजीशन से रुद्रांशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ उस इंसान के साथ रहना चाहती है जो उसे समझे, उसके साथ वक्त बिताए। और सच बताऊं, तू तो बस अपनी ही बातें किए जा रहा था। रुद्रांशी अब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुणाल की बातें सुनकर उसे मजा आ रहा था। रौनक गुस्से से, तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े आदमी हो। मेरी पोजीशन और मेरे अचीवमेंट्स से तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। कुणाल मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में हल्की सी चिंगारी। बड़े आदमी वो होते हैं जिनके पास बड़ी बातें करने के लिए कुछ हो। मैंने कभी अपनी फैमिली या अचीवमेंट से खुद को साबित नहीं किया। मैं वो इंसान हूं जो रुद्रांशी के साथ हर पल खड़ा है, चाहे कुछ भी हो, और वही फर्क है हम दोनों में। रौनक अब पूरी तरह से चुप हो चुका था। उसकी आंखों में जलन और गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। रौनक खड़ा होते हुए, गुस्से में लेकिन खुद को संभालते हुए, तुम दोनों के बीच जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये याद रखना, तुम्हारी फैमिली इसे समझेगी नहीं। कुणाल मुस्कुराते हुए उसकी ओर तंज से, तू अपनी फैमिली की फिक्र कर, मेरी फैमिली मुझसे प्यार करती है, और रुद्रांशी भी। बस तू अब जा सकता है। रौनक कुणाल की बात सुनकर खड़ा होता है और गुस्से से पैर पटकता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। रुद्रांशी हंसते हुए पीछे बैठ जाती है। उसके चेहरे पर अब राहत थी। रुद्रांशी हंसते हुए, तुम हमेशा उसे ऐसे ही बेइज्जत करोगे? कुणाल शरारती मुस्कान के साथ, अगर वो बार बार आएगा तो हाँ। वैसे तुम कब से इतने पापा के पसंदीदा लड़कों से मिलने लगी? रुद्रांशी उसकी बात पर हंस पड़ती है और फिर टेबल पर हाथ रखकर उसकी ओर झुक जाती है। रुद्रांशी शरारत भरी नजरों से, जब से तुम मुझे बचाने आते हो। कुणाल मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है और उसकी आंखों में झांकता है। कुणाल धीमी आवाज में, मैं हमेशा आऊंगा जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी। रुद्रांशी उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान देती है और फिर दोनों एक दूसरे की ओर देख हंस पड़ते हैं, जैसे इस छोटे से नाटक का अंत दोनों के लिए राहत भरा हो। कुणाल ने जैसे ही रौनक को बेइज्जत करके रेस्टोरेंट से बाहर जाने दिया, वह भी उठकर जाने लगा। उसकी चाल में थोड़ी सी बेचैनी और उलझन थी, जैसे वह किसी गहरे ख्याल में डूबा हो। वह रुद्रांशी की तरफ देखे बिना ही जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी रुद्रांशी उसका हाथ पकड़ लेती है। रुद्रांशी धीमे लेकिन गंभीर स्वर में, कुणाल, तुम मेरे सवाल का जवाब कब दोगे? कुणाल ठिठक कर रुक जाता है, उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। वह जानता था कि रुद्रांशी क्या कह रही थी, लेकिन वह इस बातचीत को टालना चाह रहा था। वो उसकी ओर मुड़ता है और गहरी सांस लेकर बोलता है। कुणाल हल्की मुस्कान के साथ, रुद्रांशी, तुम ये सब अभी क्यों पूछ रही हो? हमें अभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। रुद्रांशी आंखों में हल्की सी उम्मीद और चिंता, तुम जानते हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन तुमने कभी इस बारे में बात नहीं की। क्या तुम मेरा जवाब नहीं देना चाहते? कुणाल एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके मन में एक उधेड़बुन चल रही थी। वो रुद्रांशी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद उसकी फीलिंग्स अभी पूरी तरह से असली नहीं है। वो थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोलता है। कुणाल संभलते हुए, रुद्रांशी, मुझे लगता है कि अभी तुम इन सब चीजों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो। शायद तुम्हारी फीलिंग्स उस वक्त से हैं जब मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुमने वो सब देखा और हो सकता है कि तुम्हें लगा हो कि तुम मुझसे अट्रैक्ट हो रही हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम इस फैसले को जल्दबाजी में लो। रुद्रांशी का चेहरा थोड़ा कठोर हो जाता है, जैसे उसे कुणाल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा हो।
रुद्रांशी थोड़ी गुस्से में, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए तुमसे अट्रैक्ट हुई क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी? क्या मेरे लिए तुम्हारी नजर में बस इतनी ही अहमियत है? कुणाल को उसकी बातों का सामना करना मुश्किल लगने लगा। वो जानता था कि रुद्रांशी को आहत नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस रिश्ते को लेकर जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता था। रुद्रांशी का चेहरा थोड़ा कठोर हो जाता है, जैसे उसे कुणाल की बातों पर यकीन नहीं हो रहा हो। रुद्रांशी थोड़ी गुस्से में, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए तुमसे अट्रैक्ट हुई क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी? क्या मेरे लिए तुम्हारी नजर में बस इतनी ही अहमियत है? कुणाल को उसकी बातों का सामना करना मुश्किल लगने लगा। वो जानता था कि रुद्रांशी को आहत नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस रिश्ते को लेकर जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता था। कुणाल गंभीरता से, ऐसा नहीं है रुद्रांशी, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं और ना ही तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि शायद हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब हम कोई फैसला लें तो वो पूरी तरह से सही हो, बिना किसी जल्दबाजी के। कुणाल को उसकी बातों का सामना करना मुश्किल लगने लगा। वो जानता था कि रुद्रांशी को आहत नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस रिश्ते को लेकर जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता था। कुणाल गंभीरता से, ऐसा नहीं है रुद्रांशी, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं और ना ही तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि शायद हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब हम कोई फैसला लें तो वो पूरी तरह से सही हो, बिना किसी जल्दबाजी के। रुद्रांशी उसके शब्दों को ध्यान से सुनती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्का सा दर्द झलक रहा था। वो उठकर उसकी तरफ बढ़ती है, उसकी आंखों में गुस्सा और मोहब्बत दोनों साफ नजर आ रहे थे। रुद्रांशी धीरे से लेकिन मजबूती से, वक्त, तुम्हें लगता है कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा? तुम खुद को मुझसे दूर क्यों रख रहे हो कुणाल? अगर तुम मुझे चाहते हो तो कह दो, अगर नहीं चाहते तो मुझे भी साफ साफ बता दो। कुणाल एक पल के लिए चुप हो जाता है। वो अपनी नजरें झुका लेता है, फिर उसकी ओर देखता है। कुणाल धीमी आवाज में, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा रुद्रांशी, पर अभी मुझे खुद भी समझने दो कि मैं इस रिश्ते को कैसे देखना चाहता हूं। रुद्रांशी उसकी बात सुनकर थोड़ा ठंडी सांस लेती है। उसे लगता है कि कुणाल उसे समझने में समय ले रहा है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुणाल जैसे ही वहां से जाने लगता है, रुद्रांशी उसके पीछे पीछे चल देती है। रुद्रांशी पीछे से उसे पकड़कर, तुम यूं ही मुझे जवाब दिए बिना नहीं जा सकते कुणाल। मैं तुम्हारे पीछे तब तक आऊंगी जब तक तुम खुद से भागना बंद नहीं कर देते। कुणाल थकान से भरे स्वर में उसकी ओर देखता है, फिर चुपचाप उसे अपने साथ उसे ले जाने लगता है। रेंज रोवर में कुछ देर के बाद वह दोनों ही बड़े से बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं। वो दोनों लिफ्ट से होकर कुणाल के अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। अपार्टमेंट में दाखिल होते ही रुद्रांशी ने एक गहरी सांस ली। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब वो कुणाल से भागने नहीं देगी। रुद्रांशी गहरी सांस लेते हुए, अब तो तुम भाग नहीं सकते कुणाल। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम खुद को और मुझे दोनों को ठीक से समझ नहीं लेते। कुणाल उसकी ओर देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानता था कि अब उसे कोई बहाना नहीं मिल सकता। कुणाल और रुद्रांशी अपार्टमेंट में पहुंचते ही एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के बीच कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। हवा में अजीब सी बेचैनी और गहराई थी। कुणाल की आंखों में उलझन थी, जबकि रुद्रांशी की आंखों में कुछ पाने की जिद। कुणाल हल्की सी मुस्कान के साथ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहां तक खींचकर ले आओगी और मैं फिर भी कुछ नहीं कहूंगा? रुद्रांशी चुनौती भरे अंदाज में, तुम जवाब देने से भाग सकते हो, लेकिन मेरी नजरों से नहीं। वो उसकी ओर थोड़ा और करीब आ जाती है। कुणाल उसकी आंखों में देखता है। उसकी नजरों में एक अलग सी खींचातानी थी, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। एक तरफ वो उसे चाहता था, पर दूसरी तरफ उसे डर था कि ये सब जल्दबाजी होगी। कुणाल धीमे से लेकिन दिल में उथल पुथल के साथ, रुद्रांशी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? रुद्रांशी आंखों में चमक के साथ करीब आते हुए, बिकॉज आई नो यू वॉन्ट दिस टू। तुम भले ही जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। उसकी उंगलियां कुणाल की शर्ट के कॉलर से खेलती हैं। कुणाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके अंदर एक कश्मकश चल रही थी, लेकिन वह अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज होने लगी और वो खुद को थोड़ा और करीब खींचने लगा। कुणाल आवाज भारी और गहरी, तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो रुद्रांशी। ये सब इतना आसान नहीं है। रुद्रांशी मुस्कुराते हुए, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए,
मे बी इट्स नॉट सपोज टू बी ईजी। क्या प्यार कभी आसान होता है? कुणाल अब और पीछे हटने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे रुद्रांशी की कमर के पास खिसकने लगी। उसकी उंगलियों का स्पर्श रुद्रांशी की धड़कनों को बढ़ा रहा था। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में भी गहरी बातें हो रही थीं। कुणाल धीमे स्वर में, थोड़ा झुकते हुए, तुम्हें पता है, तुम मुझे पागल कर रही हो। रुद्रांशी की आंखें हल्की सी झपकती है। उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। रुद्रांशी उसके होठों के करीब आते हुए धीमी आवाज में, देन स्टॉप रेजिस्टिंग एंड जस्ट फील इट। कुणाल अब और दूर नहीं जा सकता था। उसकी उंगलियां रुद्रांशी के चेहरे पर चली गईं और उसके होठों से महज कुछ इंच दूर रह गए। दोनों के बीच की तड़प साफ दिख रही थी। एक बेचैनी, एक चाहत, जो न चाहते हुए भी दोनों के बीच खिंचाव पैदा कर रही थी। कुणाल सांसों में गर्मी के साथ, तुम नहीं समझती कि तुम मेरे लिए कितनी खतरनाक हो, रुद्रांशी। रुद्रांशी मुस्कुराते हुए, उसकी सांसें महसूस करते हुए, शायद मुझे वही पसंद है, तुम्हारी इस डेंजर में भी कुछ खास है। दोनों के बीच की नजदीकियां और बढ़ जाती है। अब उनके बीच कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उनकी धड़कनें, उनकी सांसें और उनकी फीलिंग्स सब कुछ कह रही थी। एक पल के लिए कुणाल उसे अपने पास खींच लेता है और दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो जाती है। कुणाल फुसफुसाते हुए, आई कांट स्टॉप एनीमोर, और शायद मैं अब रोकना भी नहीं चाहता। रुद्रांशी उसकी इस बात पर मुस्कुराती है और उनकी फीलिंग्स ने अब कोई रुकावट नहीं महसूस की। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनें और वो गहरी खामोशी गूंज रही थी, जो दोनों के दिलों के बीच की मोहब्बत को और भी गहरा कर रही थी। वो उसकी कमर पर अब हाथ रखने लगा था, जैसे रुद्रांशी उसने के इस करने से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। उसे तो जैसे यही चाहिए था। वो उसी का ही तो इंतजार कर रही थी। वो खुश हो चुकी थी। उसे अपने नजदीक पाकर उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी और वो बस उसे महसूस करने के लिए तड़प उठ चुके थे। उसके हाथ उसके शरीर पर घूमने लगे थे। रुद्रांशी ने अपनी पलकें ऊपर करके कुणाल को देखना शुरू कर दिया था। जब उसके बेहद नजदीक आ गया था, उसने उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया था, जिससे रुद्रांशी की पूरी सांस जैसे सटक सी जाती है। जिंदगी में पहली बार था जब वो किसी के होठों को महसूस कर रही है। उसके सॉफ्ट होठों को वह अपने होठों पर महसूस कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई चॉकलेट को खा रही है। और वही कुणाल का भी हाल ऐसा ही था। उसने उसके कमर को पकड़ लिया था। वो उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में उठा लेता है। रुद्रांश यही तो चाहती थी। ये सब इतना उसे अच्छा लग रहा था जैसे वो खुद ही उसकी गोद में चढ़ चुकी थी। कुणाल उसे इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हुए देखा है तो उसके होठों पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट आने लगते हैं। वो उसकी कमर को वैसे ही सहलाते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे ले जाते हुए बिस्तर पर लेट देता है और उसके ऊपर जाकर उसकी आंखों में देखकर, सोच लो उसके बाद शायद ही कोई ऐसा रास्ता होगा जब तुम मुझसे दूर जाओगे, और वह रास्ता मैं तुमसे दूर भी कर दूंगा। यहीं पर मौका है। मैं तुम्हें घर पर छोड़ सकता हूँ। अगर इसके आगे मैं चला गया ना तो कभी भी तुम्हें मुझसे अलग करना पॉसिबल नहीं होगा। तुम मुझ में कैद हो जाओगे। रुद्रांशी यह सुनकर उसके बेल्ट को पड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, जिससे कुणाल उसकी तरफ बढ़ जाता है, उसके ऊपर झुकने लगता है। उसके दोनों हाथ उसके दोनों तरफ से रुद्रांशी ही अपनी एक उंगली को उसके चेहरे पर ले जाते हुए, सी अगर मैं ये कहूं कि मैं बेचैन हो रही हूं, तुम्हें अपने अंदर सामने में तो यही सोचा था, फिर बाद में याद आया कि यह फीलिंग तो मुझे तुम्हारे लिए ही आई है, तो फिर इसे मैं इग्नोर कैसे कर सकती हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। मुझे ये पता है कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे और मुझे छोड़ेगा नहीं, तो मैं बेवकूफ की तरह तुमसे अलग तो बिल्कुल नहीं होने वाली हूँ। कहकर वो आंख मार देती है और वो उस ऊपर खींचकर उसे बिस्तर पर लेट देती है। कुणाल बस अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखकर सामने देखने लगता है। उसके सामने कोई एंटरटेनमेंट शो हो। कुणाल के ऐसे देखकर एक पल के लिए तो रुद्रांशी का चेहरा लाल हो जाता है, पर फिर भी वह बेशर्म की तरह उसके शर्ट के बटन को निकलना शुरू कर देती है और अपने होठों को उसके सीने पर रखने लगती है। कुणाल अपनी आंखों को अब बंद कर चुका था। वो बस उसके होठों को महसूस करने लगा था और वही वो अपने होठों को उसके एबीएस की तरफ ले जाती है और वहां पर वह एलसी के ना शुरू कर देती है। साथ में अपने हाथ को उसके कमर पर रहकर सहलाने लगती है। उसने बेल्ट को भी निकाल दिया था और वो उसकी आंखों में देख रही थी, जो मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर वह एक पल के लिए तो उसे देखते ही रह जाती है और फिर अपने कपड़े निकालकर उसकी पेंट को निकलने लगती है।
तभी कुणाल कुछ सोचते हुए, ड्रोन में जो भी फ्लेवर पसंद होगा वो तुम ला सकती हो। और वही वो अपने होठों को उसके एबीएस की तरफ ले जाती है और वहां पर वह एलसी के ना शुरू कर देती है, साथ में अपने हाथ को उसके कमर पर रहकर सहलाने लगती है। उसने बेल्ट को भी निकाल दिया था और वो उसकी आंखों में देख रही थी, जो मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर वह एक पल के लिए तो उसे देखते ही रह जाती है और फिर अपने कपड़े निकालकर उसकी पेंट को निकलने लगती है। तभी कुणाल कुछ सोचते हुए, ड्रोन में जो भी फ्लेवर पसंद होगा वो तुम ला सकती हो। रुद्रांशी यह सुनकर उसे गुस्से भरी नजरों से देखकर, मतलब मुझसे पहले यहां पर कोई लड़की आई थी? कुणाल हंसने लगता है। वो हंसते हुए बहुत जल्दी ही, तुम नाराज हो जाती हो। मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट दिया था। उसने कहा था कि जब मैं अपनी नाइट मनाऊंगा तब तुम्हें इसकी जरूरत होगी, और मैं इसके बारे में सोचा नहीं और उसे बॉक्स को वहीं पर रख दिया था। और अब मुझे याद आ रहा है, चाहूं तो तुम चेक कर सकती हूँ, बॉक्स को खोल नहीं है। रुद्रांशी एम्बरासिंग होने लगती है, पर फिर भी वो उसमें से कुछ लेते हुए, फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मेरे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं। तुम्हारे दोस्तों के पास लगता है बहुत एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास। कहते हुए वो उसके सामने ही बैठ जाती है और अपनी आंखें छोटी छोटी करके, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? आखिर मुझे इतना सब कुछ नहीं पता है, तुम्हारा भी पहली बार है, मेरा पहली बार है तो फिर? कुणाल उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे अपने नीचे लेटकर खुद उसके ऊपर आते हुए, क्योंकि मैं एक लड़का हूं, लड़कियों को सब कुछ पता होता है, उन्हें वो हर एक चीज पता होती है। बायो के क्लास को तुमने अटेंड किया होता तो पता चलता, तुम्हें पता है 10th क्लास में था तब हमारे साइंस की बुक्स में बायो के बारे में हमें सब कुछ पता चलता था। हम तब तो 10th क्लास में थे और बहुत ज्यादा एडिक्टेड होने लगे थे इस सब से। और मोबाइल तो हम लोग लेते थे, गूगल पर सर्च करने लगे, उसके बाद हमें हर एक चीज के बारे में पता चलने लगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रुद्रांशी उसके बेशर्मी भरी बातों को सुनकर अपनी आंखें फाड़े, मतलब तुम ये सब करते थे? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी भी हरकतें कर सकते हो। तुम तो बहुत ज्यादा गंदे हो, और सबसे ज्यादा गंदी तो तुम्हारी यह हरकतें, तुम्हें शर्म नहीं आती थी ये सब सर्च करते वक्त? कुणाल उसके हाथों से पॉकेट को लिए उसे अपने दांतों पर रखकर उसे पढ़ते हुए, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूं या कोई ऐसा शरीफ इंसान? मैं तो एक लड़का हूं, और अगर मैं बेशर्म नहीं बनता ना तो सब कुछ नहीं पता चलता। और वैसे भी तुम्हें पता है, ये सब देखने के बाद वो फीलिंग्स अलग थी। सब लोगों ने अपनी हवस मिटा दी, पर बाद में मेरी बारी आए तो मैंने सोचा कि नहीं यार, यह बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा मेरे लिए, मैं अपनी बॉडी किसी और को दे दूं। वो मुझे सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मेरे थॉट्स अलग थे। मुझे ऐसा परसों बना था जो लॉयल हो, जैसी लड़की चाहिए थी जिसे मैं अपनी बॉडी दे सकता हूं, जो मुझे यह महसूस नहीं करवा सकती कि मैं किसी गंदगी में हाथ डाला है। कहते कहते वो उसे देखने लगता है, और वही रुद्रांशी के पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने इस समय कुछ बोला तो वह और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगी, और वह अपने आप को एम्बारिशिंग तो बिल्कुल भी महसूस नहीं करवा सकती थी। इसी वजह से वो छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती है और चेहरा दूसरी तरफ कर देती है, और वही उसके ऐसी हरकतों को देखकर कुणाल के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके गर्दन पर अपनी होठों को रख देता है और फिर वैसे ही उसके साथ पैशनेट होने लगता है। कुछ देर के बाद रुद्रांशी की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। ऐसे ही करके पूरे 2 घंटे के बाद रुद्रांशी का चेहरा पूरी तरह से पसीने में भरने लगा था। 2 पैकेट नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। ये देखकर रुद्रांशी गुस्से भरी आवाज में, फर्स्ट टाइम है तुमने थोड़ी भी मुझ पर दया नहीं खाई, पता है कितना ज्यादा दर्द हो रहा है? 2 राउंड तुमने कंप्लीट किए थे, थोड़ी तो शर्म करो। ये सुनकर हंसने लगता है। वो तीसरे पैकेट को अपने हाथों में लिए, मुझे लगा था कि तुम 3 या 4 राउंड तक पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओगी, और तुम तो 2 राउंड में ही खुद को इतना ज्यादा कमजोर बना दिया। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें खाने पर ध्यान देना चाहिए। तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो, मेरा हाथ तो देखो, पूरी तरह से खुल चुके हैं, इसमें क्या है देखो। इतना कहकर वो अपने हाथों को ले जाने लगता है, और वही यह सुनकर या उसके ऐसे कमेंट को सुनकर रुद्राशी गुस्से भरी आवाज में, तुम कितने ज्यादा गंदे हो, ऐसे कैसे कमेंट कर सकते हो? इसके लिए तुम, पता है ऐसे कमेंट करने से कितना ज्यादा बुरा लगता है हम लड़कियों को, थोड़ी तो शर्म करो। उसके आवाज में नाराज की थी, और वही यह सब सुनकर कुणाल अपने होठों पर मुस्कुराहट के साथ, अब क्या करूं, पर परेशान मत हो, मैं हूं, तब तक तुम्हें परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आखिर जिम्मेदारी मेरी है, और तुम्हें पता भी होगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं।
अपनी बात पूरी करके अपनी नज़र उसके सीने पर डाल देता है, फिर हंसने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर वो कुछ भी ना कहकर मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। रुद्रांशी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी बेशर्मी भरी बातों को सुनने। वही रात का वक्त हो चुका था। दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे के साथ झगड़ते मीठी वाली बहस करने के बाद गहरी नींद में जा चुके थे। दूसरी तरफ होटल के रूम के अंदर मौर्य ने एक नज़र तानिया पर डाली और फिर सामने बैठे क्लाइंट्स की तरफ ध्यान दिया। वो शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए लहजे में बोले, देखिए, कंस्ट्रक्शन के काम में डेडलाइन सबसे जरूरी होती है। मैं चाहता हूं कि सारे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों। अगर किसी भी तरह की देरी होती है तो पेनल्टी क्लॉज लागू होगा। एक क्लाइंट ने सवाल किया, सर, गवर्नमेंट अप्रूवल्स में कई बार टाइम लगता है, उस केस में? मौर्य ने बात को बीच में काटते हुए कहा, गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए मेरी टीम पहले से पूरी तैयारी करती है। हमारे पास सही कनेक्शन है और लीगल पेपर वर्क पहले ही सबमिट कर दिया जाता है। अगर कोई अड़चन आती है तो तानिया इसे देखेगी। तानिया ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, गवर्नमेंट की तरफ से जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से हमें कुछ जरूरी पेपर्स की अपडेट देनी होगी, जैसे कि एनओसी और एनक्रोचमेंट की क्लियरेंस। मैं इन सब चीजों को मॉनिटर करूंगी। एक और क्लाइंट ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, लेकिन सर, अगर किसी प्रोजेक्ट में अचानक कोई लॉ चेंज हो गया तो? मौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए। मेरी टीम हर छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रखती है। हम खुद को हर वक्त अपडेट रखते हैं। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। लीगल और लॉजिस्टिकल मसले हमारी जिम्मेदारी है। तानिया ने सहमति में सिर हिलाया, अगर कोई इशू आया तो मैं आपको पहले ही नोटिस दे दूंगी ताकि उस पर समय रहते एक्शन लिया जा सके। मौर्य ने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए आखिरी बात जोड़ी, मुझे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए, कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं, समझ गए? क्लाइंट्स ने सहमति में सिर हिलाया और मौर्य ने बैठक समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा, अभी यही डील है, जो भी अपडेट होगी तानिया आपको दे देगी। बैठक खत्म होते ही मौर्य ने तानिया की ओर इशारा किया, सब क्लियर है? तानिया ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, सब क्लियर सर। बैठक खत्म होते ही क्लाइंट्स उठकर बाहर जाने लगे। मौर्य ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठते हुए तानिया की ओर देखा, तुम्हें पता है, ये डील्स इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती हैं। इन लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि सब कंट्रोल में है। तानिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, मुझे आदत हो गई है। वैसे भी आपके साथ काम करने का तरीका बहुत क्लियर है, कोई भी चीज अधूरी नहीं छूटनी चाहिए। मौर्य ने उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया, सही कहा, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई गलती नहीं चाहिए। तुम कंस्ट्रक्शन साइट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू कर दो और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फौरन बताओ। तानिया ने अपने नोट्स चेक करते हुए कहा, जी सर, मैंने साइट विजिट्स के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है और गवर्नमेंट अप्रूवल्स के पेपर्स भी लगभग तैयार है, सिर्फ कुछ साइनिंग्स बाकी है। मौर्य ने उसकी तैयारी देखकर सराहना भरी नजर से देखा, गुड तानिया, मुझे पसंद है कि तुम चीजों को एडवांस में संभालती हो। तानिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, आपके साथ काम करते हुए मैंने सीखा है कि हर चीज प्लानिंग और टाइमिंग पर निर्भर करती है। मौर्य ने अपनी घड़ी की तरफ नजर डाली और फिर कहा, ठीक है, आज का दिन यहीं खत्म करते हैं, लेकिन कल सुबह तक मुझे पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट चाहिए और ध्यान रहे, किसी भी छोटी सी गलती का भी हिसाब हो। तानिया ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, आप बेफिक्र रहें। मौर्य ने उसकी तरफ एक आखिरी नजर डाली, फिर धीमी आवाज में कहा, तानिया, इस प्रोजेक्ट पर हमारी कंपनी की इमेज दांव पर है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी गंभीरता से लो। तानिया ने गंभीर होकर जवाब दिया, सर, ये बात मैं समझती हूं। मैं अपना 100% दूंगी, आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी। मौर्य क्लाइंट्स के जाने के बाद सीधे तानिया की तरफ आया, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने तानिया के पास आकर उसकी कमर को हल्के से छुआ और नजदीक आकर धीमे से कहा, फाइनली, अब हम सिर्फ हम हैं। तानिया उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई, हाँ, लेकिन तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो। मौर्य ने उसे धीरे से अपनी गोद में खींच लिया। तानिया हल्का सा हंसी, लेकिन मौर्य की गर्माहट महसूस करते ही उसकी आंखों में गहराई उतर आई। मौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं चाहता हूं कि हर पल तुम्हें ये महसूस हो। तानिया ने हल्के से उसके कंधे पर अपना सिर टिकाया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही महसूस होता है।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।